और ये आज का जो हमारा वीडियो होगा और जो हमने विषय लिया है वो है जो हम कर रहे थे पिछले कल हिमाचल प्रदेश आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका ये हल प्रश्न कर रहे थे हम। तो उसका दूसरा और अंतिम भाग है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हमने उसको कम ही प्रश्न लिए थे, यानी कि 50 प्रश्न हमने देख लिए थे और 50 प्रश्न हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए 50 प्रश्न हमने पहले देख लिए हैं और एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले के प्रश्न वहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 51 है वो है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है हमने। ठीक है, तो ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं और ये नीचे आपके विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके कोड हैं कि किस तरह से हैं ये। ठीक है, देखिए इसका जो विकल्प है मैं आपको बता दूं, जैसे कासिम साहब की रचनाएं हंस जवाहिर, ठीक है, और जायसी की अखरावट आ गई। ठीक है, नूर मोहम्मद की आपकी आ गई जी हंस जवाहिर। ठीक है, और उस्मान की चित्रावली। ठीक है, सॉरी नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। ठीक है, नूर मोहम्मद की इंद्रावती। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो ए विकल्प सही है इसमें। ठीक है, ए विकल्प जो वो सही है। अब हम प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। आप मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि अगर आपने अपने मन में इन विकल्पों को रखिए, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ाऊँगा इसलिए जल्दी बताऊँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना होने की वजह से हम जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं तुलसीदास, नंददास, रामानंद या रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है तुलसीदास जी की रचना थी। ठीक है, और कई विद्वानों के अनुसार वैराग्य संदीपनी जो है तुलसीदास की प्रथम रचना भी है। ठीक है, तो इस को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 पे हम चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 53 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 और मतीराम की रचना नहीं है। ठीक है, तो रसराज, रसविलास, ललित ललाम या छंदसार। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 विकल्प हैं और मतीराम की इनमें से रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है रसविलास। ठीक है, आपका सही विकल्प हो जाएगा रसविलास। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। ठीक है, और जो प्रश्न संख्या 54 है वो है बिहारी ने, ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, बिहारी ने इस सच्चाई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। ये बात साहित्य के क्षेत्र साहित्य के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के, ठीक है, रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ठीक है, ये पंक्तियाँ, ये जो कथन है ये किसने कहा है, ये आपके 4 विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो जो 54 है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इस जो प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न पत्र में जो परीक्षा हुई है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे प्रश्न जो इसमें कथन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है काश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। ठीक है, आपके विकल्प हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, रामनिश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये निबंध थे। ठीक है, निबंध संग्रह थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के। देखिए हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 56 पे, और प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नाटकों के बारे में ना पूछ के उनके बारे में पूछा होता कि लाला श्रीनिवास दास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नाटकों के बारे में पूछा गया, परंतु परीक्षा गुरु उपन्यास भी बीच में इन्होंने रख दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं।
और देखिए इसके 4 विकल्प हैं। परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, ठीक है। प्रहलाद चरित्र 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक कला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है, ठीक है। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था। प्रश्न संख्या 56, ठीक है। और प्रश्न संख्या 56 का जो सही उत्तर है, यानी कि गलत है इसमें, वो है प्रहलाद चरित्र 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि 15 दृश्यों का ना हो कि 11 दृश्यों का बड़ा नाटक है, ठीक है। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 जो है हमारे सामने, ये एक पंक्तियाँ दी हुई हैं और पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ठीक है। आपकी पंक्तियाँ सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती उसकी कोई तान, ठीक है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है, ठीक है। आपके विकल्प हैं अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं और मैथिली शरण गुप्त के जो महाकाव्य है साकेत, तो उसका नवम सर्ग जो था उनकी ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं हम। फिलहाल पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। फिलहाल पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प है नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, नंदलाल वाजपेयी, ठीक है। तो ये आपके 4 विकल्प हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं, सॉरी रचना है, रचनाएं तो नहीं कह सकते हम, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, ठीक है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित सही रचनाकारों का अनुक्रम है। आपके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो 59 का जो विकल्प है वो आयोग ने बी माना है, ठीक है। 59 का विकल्प बी, और ये सही भी है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, ये सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि देखिए भारतेंदु से पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म हो जाता है 1844 में, ठीक है। तो इसका विकल्प सही होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। जो बी विकल्प है ये सही नहीं है। देखिए भारतेंदु का जन्म 1850 में होता है और बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो 1844 में हो जाता है, ठीक है। आयोग द्वारा जो उसको बी दिया गया है, परंतु ये बी ना होगी, ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। देखिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 60 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, ठीक है। जन्म काल के अनुसार ही पूछा गया है और आपके विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनीर त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और रामनीर त्रिपाठी, ठीक है। 60 का विकल्प सही हो जाएगा सी। देखिए श्रीधर पाठक का जन्म होता है 1859 में, है ना। 1859 में श्रीधर पाठक का जन्म होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1865 में होता है, ठीक है, सॉरी 64 में होता है। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में और रामनेश त्रिपाठी का इसी तरह से 89। और रामनेश त्रिपाठी के जन्म काल को लेके जो वो विद्वानों में कई जो वो विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। आप इसको देखिए, कहीं पे आपको 83 मिलेगा, कहीं पे 81 मिलेगा, कहीं पे 89, इस तरह के मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही विकल्प जो वो सी है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पे। प्रश्न संख्या 61 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, ठीक है। और ये भी जन्म काल से संबंधित एक प्रश्न है। इसमें आपके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा है, ठीक है, आगे है और मुक्ति बौद्ध है, ठीक है। तो इसका विकल्प सही जो वो ए ही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में होता है, ठीक है, 1900 ईस्वी में होता है। महादेवी वर्मा का जन्म जो 1907 में, आगे का 1911 में, और मुक्ति बौद्ध को 1917 में होता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प 61 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं और ये जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाटकों का अनुक्रम पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। राजश्री 1915 में, अजात शत्रु 1921 में, स्कंदगुप्त 1928 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में, ठीक है। तो ये 62 का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 63 पे। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? 63 प्रश्न संख्या। ठीक है, छायावादी युगीन ये रचनाएं हैं और झरना, परिमल, गुंजन, शांति गीत है। ठीक है, तो झरना जो है वो 1918 में, ठीक है, और परिमल का जो प्रकाशन होता है वो होता है 1929 में, गुंजन को 1931 में, शांति गीत 1969 की निराला की रचना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका सही विकल्प है। देखिए अब कुछ प्रश्न जो है कथनों से संबंधित, देखिए प्रश्न संख्या 63 के बाद प्रश्न संख्या 64 से 68 तक के प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क। ठीक है, और इसके कोड दिए हुए ए और आर। ठीक है, कोड में दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हिमाचल प्रदेश आयोग की बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो इस तरह से प्रश्न जो वो नहीं बनते थे पहली परीक्षाओं में। ठीक है, आयोग ने इस बार कुछ कठिन ज़्यादा ही प्रश्न दे दिए थे और ये जो नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए हम 64 को देखते हैं। प्रिय के वियोग में, देखिए सबसे पहले स्थापना है। ठीक है, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है। ठीक है, करुणा का विषय दूसरे का दुख नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 2 विकल्प हैं, एक स्थापना है और एक तर्क है। ठीक है, एक स्थापना मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक विचार या विचार ही कह सकते हैं इसको, कि एक विचार किसी ने रखा और उसके तर्क में किसी ने उत्तर दिया कि ये किस तरह स्थापित होता है। ठीक है, क्या सही है, ये गलत है। तो ये एक स्थापना और दूसरा तर्क है, ये हमें देखना है 64 का। ठीक है, 64 का आपका सी है। ए तो बिल्कुल सही है परंतु आर जो है यानी कि गलत है। ठीक है, करुणा का विषय जो दूसरे का दुख नहीं होता, ये गलत बात है। करुणा जो है वो किसी के दुख में दुखी हम होते हैं तो वही करुणा है। ठीक है, कोई याचक होता है, ठीक है, किस भी तरह का कोई बीमार है, दुखी है, वो उसको देख के हमारे मन में भी दुख उत्पन्न होता है, हमारा मन भी द्रवित हो जाता है, तो वही तो करुणा है। ठीक है, तो ये विकल्प बी जो है वो गलत हो जाएगा, आर तर्क का गलत है। तो इसका प्रश्न जो विकल्प है वो सी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं हम लोग, और 65 का है काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ठीक है, और तर्क है बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है। ये आपके 2 विकल्प हैं और 65 का आपका जो विकल्प है सही वो है ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे उनका एक निबंध है, कविता क्या है, तो आपको उसमें ये बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से सीधे उठा लिए गए ये कथन है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। 66 की बात करें तो मनुष्यत्र बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच में ही पाया जाता है, बीच में ही पाया जाता है। तो ये आपकी स्थापना है और तर्क की वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 66 आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इनके विकल्प मैं जल्दी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप जब देखेंगे इस चीज़ को तो आप जो वो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद मन में विचार कीजिए कि आप खुद का मूल्यांकन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए और आर दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये जो कथन है इसके लिए हमें जो वो आलोचनात्मक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तकों से इस तरह के प्रश्न बनते हैं और निबंध जो होते हैं उनसे ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण निबंध, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो 3 भागों में आज 4 भागों की बात, आज की डेट में 4 भाग हमारे चिंतामणि की मिलते हैं, तो चिंतामणि जो 4 भागों में उनके निबंध हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हमें जो उनके निबंध संग्रह हैं उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 की बात करें तो 67 है, कवि वाणी से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए और अपने मन में सोचिए कि क्या हो सकता है। और इसका जो तर्क है वो है कि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ए ही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं इसमें भी। ठीक है, जब आप इन तरह के निबंधों को पढ़ेंगे, ठीक है, ये मनोभावों से संबंधित निबंध होते हैं। ठीक है, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मुझे लग रहा है। ठीक है, ये निबंध
दुख या करुणा गलानी, इस तरह के निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो वहाँ से बहुत सारे नेट में भी पूछ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि चिंतामणि भाग 1 और 2 को तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या अगली जो है वो है कि मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों की सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का नर संबंधी भावना को तीव्र करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक स्थापना और दूसरा तर्क था। ठीक है, तो 68 का क्या हो जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 68 का जो है वो ए सही है परंतु आर गलत है, इसका सही विकल्प सी होगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके अपने उत्तर को और मूल्यांकन कीजिए खुद का। ठीक है, 69 की बात करें तो 69 जो प्रश्न संख्या उसका है, आंगन के बंधनवार संस्मरण के रचनाकार कौन है। ठीक है, आंगन के वंदनवार संस्मरण के रचनाकार कौन है, काशीनाथ सिंह या विवेकी राय, लक्ष्मी विष्णुकांत शास्त्री या विष्णु प्रभाकर, ये आपके 4 विकल्प हैं 69 के। और इसका जो सही विकल्प है वो है विवेकी राय। ठीक है, विवेकी राय का ये संस्मरण था। ठीक है, आंगन के वंदनवार। और उसके बाद 70 प्रश्न संख्या, तुंडालाट उपन्यास के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो तुंडालाट संजीव या के विकल्प में सी प्रसाद सिंह, दूधनाथ सिंह या जगदीश चंद्र। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प है वो है डी यानी कि जगदीश चंद्र। ठीक है, तो देखिए जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है एक धरती धन्नापना, ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, तो इस तरह के प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं और ये महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं। ठीक है, ये दलित उपन्यासकार थे। ठीक है, इनके उपन्यासों में दलित चेतना है। जब आप धरती धन्नापना को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इस तरह के मिल जाएंगे कि कौन सी उसमें चेतना है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है। ठीक है, विधा भी पूछी जाती है। अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गीति नाट्य है, आत्मकथा है, जीवनी है या निबंध है। ठीक है, तो अपनी अपनी जो पिंजरे है वो आत्मकथा है और ये दलित आत्मकथा है। ठीक है, तो देखिए हम बतर को देखते हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, आपके विकल्प है रामविलास शर्मा, निर्मला जैन, नामवर सिंह या नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी यानी कि डॉक्टर नामवर सिंह, और 1952 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है और एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। नेट के जैसे जो नेट की परीक्षा तैयारी कर रहे होते हैं विद्यार्थी तो उनको ये पढ़नी चाहिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है, ये आपको बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। कौवे और काला पानी के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, और कौवे और काला पानी के रचनाकार आपके विकल्प हैं मंगलेश डबराल, निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी और अज्ञेय। तो इसका जो सही विकल्प है वो है निर्मल वर्मा। ठीक है, और निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी ये उनका कहानी संग्रह था और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 74 पे, व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है और इसके आपके जो विकल्प हैं मंगलेश डबराल, विश्वनाथ त्रिपाठी, नागार्जुन या काशीनाथ सिंह। तो व्योमकेश दरवेश के जो रचनाकार हैं वो है विश्वनाथ त्रिपाठी और ये उनका संस्मरण था। ठीक है, संस्मरण था और इनके इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। ठीक है, तो व्योमकेश दरवेश जो रचनाएं साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान जो भी सम्मान होती हैं, सरस्वती सम्मान इत्यादि जो सम्मान है उनसे जो पुरस्कृत रचनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। देखिए कौवे और काला पानी, व्योमकेश दरवेश ये पुरस्कृत रचनाएं हैं और इनसे प्रश्न बन गया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी महत्ता को देख सकते हैं तभी। प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, खंजन नयन, अमृतलाल नागर, फाल्गुनी, मेहरुनिशा परवेज या अंतराल प्रभाकर माचबे। आपके 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में आपकी क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ये 3 विकल्प तो सही हैं परंतु जो अंतराल है ये प्रभाकर माचबे का ना होकर मोहन राकेश का उपन्यास है। ठीक है, तो इसका जो असंगत युग्म है वो है डी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पे। प्रश्न संख्या 76 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, हिंदी प्रदीप। देखिए ये पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो पत्रिकाओं का तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, उदंत मार्तंड से लेकर आधुनिक जो समकालीन पत्रिकाएं हैं कहाँ से प्रकाशित हो रही हैं, समकालीन के संपादक, तो ये हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 1977 में इसका प्रकाशन होने लगा था। ठीक है, हिंदी प्रदीप का। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को जो वो युग्म जो वो असंगत है। ठीक है, तो ये आत्मकथाएं हैं कुछ और उनके रचनाकार है और ये दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, आपके जो विकल्प हैं वो है तुलसीराम मणिकर्णिका, लक्ष्मण गायकवाड़ नागफनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि तिरस्कृत और मोहनदास नैमिषारय मेरे दिन मेरे वर्ष। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प है वो आयोग ने जो है वो लक्ष्मण गायकवाड़ को माना है। ठीक है, 77 का बी माना है। परंतु देखिए इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है, इनकी जो तिरस्कृत नहीं है, ये भी नहीं है। बी और सी इसमें दोनों गलत हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है वो जूठन है। ठीक है, ना कि तिरस्कृत। ठीक है, तो ये बी और सी दोनों गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, परंतु जो आयोग था उन्होंने लक्ष्मण गायकवाड़ यानी कि नागफनी ये बी विकल्प को असंगत माना था और इसमें दोनों विकल्प जो वो गलत हैं, बी और सी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं और ये हमें देखने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अरस्तु से पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न बने थे और पाश्चात्य काव्य से शास्त्र से पूछा गया था। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत दुखांतक के अंगों का सही अनुक्रम है। ठीक है, दुखांतक यानी कि त्रासदी जो उनका सिद्धांत है अरस्तु का, उसके संबंध में उनके जो अंग हैं त्रासदी के, उनका सही अनुक्रम या सही क्रम लगाना था हमें। तो आपके विकल्प इस तरह के हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसका जो सही विकल्प है वो कथानक के बाद चरित्र आता है, उसके बाद विचार आता है, पद योजना होती है, गीत और उसके बाद दृश्य। ठीक है, इसका जो सही अनुक्रम था वो ये होना था और इसका विकल्प ए सही है। ठीक है, 78 का। देखिए हम आगे चलते हैं और आगे है निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान के साथ सुमेलित करना था हमें और इसका जो सही विकल्प है वो है डी। ठीक है, इसका सही विकल्प डी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नहीं, आप देख लीजिए, डी है। ठीक है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो कौन कौन से हैं, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी और आप इसको देख लीजिए। ठीक है, और इसके विकल्पों को देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 80 पे और प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से आंखों देखा पाकिस्तान। ठीक है, उपन्यास यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। ठीक है, एक उपन्यास की तरह यात्रा वृत्तांत है, ये इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपके विकल्प कमलेश्वर, नफीस आफरीदी, ठीक है, असगर वजाहत, मंजूर एहतिसाम। ठीक है, एहतिसाम, ये आपके 4 विकल्प हैं और 80 का जो सही विकल्प है वो है कमलेश्वर। ठीक है, और कमलेश्वर का एक उपन्यास और भी है, परंतु ये उपन्यास की तरह एक यात्रा वृत्तांत है, आंखों देखा पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा उपन्यास उनका, कितने पाकिस्तान, और उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो कमलेश्वर भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यासकार है, दूसरी तरफ उनके उपन्यासिक उनके साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये सी यहाँ पे विकल्प है। तो देखिए अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वो है बूंद और समुद्र। ठीक है, मंजूर एहतिसाम का जो वो सूखा वर्ग, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और कृष्ण सोबती का समय सरगम, ये उपन्यास हैं और ये हमें सुमेलित करने थे और ये महत्वपूर्ण उपन्यास थे। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फूल की चाह नामक कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, एक फूल की चाह, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, आपको पता होगा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी, बहुत प्रसिद्ध कविता थी ये। तो एक फूल की चाह नामक कविता के रचयिता कौन है। ये एक कविता है और एक लंबी कविता, ये बहुत लंबी तो नहीं कह सकते परंतु लंबी है। ठीक है, तो इसके आपके 4 विकल्प हैं, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ठीक है, तो ये जो कविता है ये है सियाराम शरण गुप्त की और इसमें दलित चेतना है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये कविता पढ़नी होगी तो आप गूगल में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और दलित चेतना से संबंधित कविता थी। ठीक है, एक फूल की चाह, आप जब इसको पढ़ेंगे, एक इसमें एक लड़की की कहानी है, एक छोटी बच्ची होती है और एक उसकी माँ होती है, तो उसकी कहानी है। ठीक है, आपको जब पढ़ेंगे उस कविता को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़िएगा एक बार जरूर। प्रश्न संख्या
83 की बात करते हैं। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में। और प्रश्न संख्या ये 83 है। तो आपके विकल्प में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, धूमिल या केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय का ये काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पंक्तियाँ या कह सकते हैं कथन है उनके वाक्य। जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं वो है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। ठीक है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है। आचरण की सभ्यता का ये देश ही निराला है। ये आपका अध्यापक पूर्ण सिंह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका 84 का डी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ विकल्पों को भी देख लीजिए। ये विकल्प हैं आपके, डी विकल्प इसका सही है। और ये आपके ये कथन, और एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ आचार्य या लेखक हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न था इस तरह का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनके रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तुम चंदन हम पानी किसकी ये रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की भारतीय संस्कृति के स्वर किसके हैं? ठीक है, भारतीय संस्कृति के स्वर आपके आ जाएंगे महादेवी वर्मा के। ठीक है, लिखी कागद कोरिया गई और साहित्य और संस्कृति महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आपके विकल्प मैं बताता हूँ। 85 का जो विकल्प है वो डी है। ठीक है, 85 का डी है। देखिए 85 का डी है। तो तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। भारतीय संस्कृति के स्वर ये आपका महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा का है, ये रामविलास शर्मा का नहीं है, महादेवी वर्मा का ये है निबंध। और लिखी कागद कोरे आगे का है और साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 86 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो वो असंगत है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं, ये काव्य संग्रह है और कुछ एक रचनाएं, जैसे अकाल में सारस। ठीक है, केदारनाथ सिंह का सही है। आलोचना का आकाश मधुरेश, चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह, इन दिनों अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो वो गलत है? तो इसका जो सही विकल्प है जो गलत है इनमें वो है इन दिनों। ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, ना कि अशोक वाजपेयी का। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है? ठीक है, आपके विकल्प हैं नेमीचंद्र जैन, रघुवीर सहाय, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। ठीक है, देखिए काव्य जो ये तार सप्तक हैं, तार सप्तक से संबंधित मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। ठीक है, और उसमें बताने की कोशिश करूँगा कि तार सप्तक के कवियों को किस तरह से याद करना चाहिए। ठीक है, उनके संबंध में भी एक वीडियो लाऊंगा और हो सके तो साइड ट्रिक के माध्यम से बताऊँ आपको किस तरह से याद करना चाहिए। और देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तार सप्तक के, और नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 88 है हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, एक कहानी ये आपकी आत्मकथा है। सही है, ये मनु भंडारी की आत्मकथा है, नेट के सिलेबस में भी। माटी की मूर्तें जीवनी हैं और ये गलत है। ठीक है, माटी की मूर्तें ये गलत है, ये रेखा चित्र है और ये रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य सही है। स्मृति में रहे वे संस्मरण है। ठीक है, तो ये सही है। और इसमें जो माटी की मूर्तें हैं ये गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 का आपका बी हो जाएगा, ये जीवनी नहीं रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का, और आपके नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। और आगे के जो प्रश्न हैं वो है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्नों को 89 से 93 के उत्तर दिए गए विकल्पों में से दीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश पढ़ता हूँ और उसके बाद
फिर मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गद्यांश को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो आपको गद्यांश पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गद्यांश में पढ़ता हूँ। देखिए, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की अनंत कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य के हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है, ठीक है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते, अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ वक्तृत्वता का यही सौंदर्य समझना चाहिए, ठीक है। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का, ठीक है, सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको इसको पढ़ने के बाद ही प्रश्न बनाने हैं, आगे उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन का महोत्सव का दिव्य संगीत है, ठीक है। सौंदर्य का ये उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है, ठीक है। धर्म और अमंगल की यही ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फोड़ती हुई फटती है। इससे कभी हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है, रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर अनंत कला के विकास में योग देते ही पाए जाते हैं, ठीक है। यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके और सब और करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाकार है तो सब और उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के प्राभाव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था, ठीक है। ये आपका गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए, आपने गद्यांश पढ़ लिया है और मैं आपको सिर्फ विकल्प बताऊंगा। आप गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 89 का गद्यांश पे ही आधारित प्रश्न है ये। ब्रह्म की अनंत कला विध्वंस में भी देखी जा सकती है, ठीक है। आपने गद्यांश पढ़ा और आपको पता होगा कि क्या था उसमें। भीषणता कभी कभी अद्भुत मनोहरता का रूप ले लेती है, लिए होती है, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है, ठीक है। सौंदर्य का उद्घाटन सौंदर्य का आवरण हटाकर नहीं होता, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका सही है। देखिए, आदि कवि वाल्मीकि की वाणी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है और इसका जो सही विकल्प वो सी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं धारा प्रवाह संस्कृत बोलना, अंग्रेजी की प्रगल्भता, ठीक है, और सरसता और कोमलता का सामंजस्य, कटुता और मधुरता का सामंजस्य, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि कटुता और मधुरता का सामंजस्य, ठीक है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार, गद्यांश आपने पढ़ा और उसके आधार पे आपको उत्तर देने थे। तो गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है, ठीक है। केवल सरसता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य कहलाता है। ज्वलंत रोष के सब और करुण दृष्टि दिखाई पड़ती है, ठीक है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। तो ये आपके 4 विकल्प हैं और इसका जो गलत विकल्प है वो है आपका बी, केवल सरसता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य कहलाता है, ठीक है। सरसता और कोमलता नहीं होगा, कटुता और मधुरता, ये हमने 90 में भी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, तो इसका जो गलत विकल्प है वो बी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया। जय काव्य किसको कहते हैं, तो महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय काव्य था, ठीक है। तो आपका 92 का विकल्प है आपके 92 की, वो हैं ध्वंस और हाकार,
ध्वंस अधर्म की जय, अधर्म के पराभव और धर्म की जय। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाभारत का ये एक विशेषता पूछ ली गई है। ठीक है, उसका वर्णन विषय पूछ लिया गया कि धर्म का पराभव और धर्म की जय, अधर्म का पराभव यानी कि वो पराजित होता है और धर्म की जय विजय होती है। ठीक है, जय काव्य किसको कहते थे? महाभारत को। और महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास जी ने की थी। ठीक है, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा 92 का। ठीक है, और अब हम चलते हैं 93 पे। निम्नलिखित में से विरुद्धों का सामंजस्य नहीं है। निम्नलिखित में से विरुद्धों का सामंजस्य नहीं है। ये जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को पढ़ेंगे, उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विरुद्धों का सामंजस्य क्या होता है। इस तरह के उनके जो कुछ जो सूत्र वाक्य हैं, ठीक है, इनको हम सूत्र वाक्य कहते हैं। और ये सूत्र वाक्य जो हैं वो बहुत सारी परीक्षाओं में, ठीक है, बनते हैं और यहाँ से वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से विरुद्धों का सामंजस्य नहीं है। आपके विकल्प हैं कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता, भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, ठीक है, रहस्य में भी आध्यात्मिकता। ये आपके 4 विकल्प हैं। और 93 का जो विरुद्धों का सामंजस्य के संबंध में है वो है डी, रहस्य में भी आध्यात्मिकता। 93 का डी विकल्प है। ठीक है, ये सही है। अब हम 94 पे चलते हैं। और अब 93 पे हमारा जो वो गद्यांश खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, और व्याकरण से भी हैं तो हमें यहाँ आगे देखना चाहिए 94 पे। ठीक है, उच्चारण स्थल की दृष्टि से श, ठीक है, उच्चारण स्थल की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो आपके विकल्प हैं मूर्धन्य, तालव्य, कंठय या दंतय। तो आपका जो सही विकल्प है वो है वी, यानी कि तालव्य ध्वनि है श। ठीक है, अब हम चलते हैं 95 पे। और 95 जो क्वेश्चन है उसका ये भी व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में नहीं होता है। ठीक है, संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है। ठीक है, तो 95 का जो आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें सही नहीं है। सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान में नहीं होता है। ये गलत है क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान में होता है। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न था। प्रश्न आसान भी था। ठीक है, ये। और अब प्रश्न संख्या हम 96 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, 96 भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, चतुराई, वजन या प्रकृति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति भाववाचक संज्ञा ना होकर, ठीक है, प्रकृति भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 97 भी आपका व्याकरण से संबंधित है, या समास से संबंधित पूछा के प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म हैं। ठीक है, प्रतिदिन, द्विगु समास, विद्यागृही, ठीक है, तत्पुरुष समास, दूध भात द्वंद्व समास, पश्चिमोत्तर बहुब्री समास। तो 97 का जो विकल्प है वो असंगत, प्रतिदिन, द्विगु समास, ये गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 पे चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। रचना, व्याख्या, प्रयोग या अर्थ। ठीक है, रचना के आधार पे भी शब्दों का वर्गीकरण होता है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो व्याख्या के आधार पर नहीं होता है। तो आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद किए जाते हैं? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। और इसके जो विकल्प हैं, आपके जो विकल्प हैं वो है 4, 3, 2 या 5। ठीक है, तो आपका जो सही विकल्प है वो 4, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 100 और अंतिम, और प्रश्न संख्या अंतिम है निम्नलिखित में से असंगत युग्म हैं। ठीक है, भौरा, मधुकर, ये आपके पर्यायवाची शब्द से संबंधित बनाए। नीरज, बारिद, कनक, कंचन, समीर, अनिल। ठीक है, तो ये आपके विकल्प हैं। और इसमें जो वो आपका गलत विकल्प है वो है बी, नीरज, बारिद। ठीक है, यहाँ पे नीर होता तो शायद ठीक हो जाता ये। ठीक है, परंतु यहाँ पे नीरज है तो ये गलत है। देखिए, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इस तरह की मैं
और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और देखिए ये जो प्रश्न होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब हम इन प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र होते हैं, उनको जब हम सोल्व करते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछने जाने की संभावनाएं हो सकती है आगे भी, या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस तरह से हम अपनी रणनीति भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र जो वो सोल्व करने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो 50 प्रश्न पत्र हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे और 50 आज देख लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब हम नियमित रूप से जो दूसरी कक्षाएं हम करते थे, दूसरी कक्षाएं हमारी चलती थी, वो भी अब चलेंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ समस्या थी बोर्ड से संबंधित या कुछ भी अन्य संबंधी समस्या थी, तो मैं जो था वो घर में था गया हुआ, और इस वजह से मैं जो वो आपको नियमित कक्षाएँ दूसरी नहीं दे पा रहा था। और अब जो वो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो अब आपको नियमित कक्षाएं भी मिलेंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि कल से आपको दूसरी कक्षाएं भी मिलनी शुरू हो जाएं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।